ट्रिब्यूनल्स के मतलब क्या है? पहला, ये तो मैंने पहले बता दिया कि अनुच्छेद 323A में 323B में पहली बार हमारे ट्रिब्यूनल का प्रावधान 42nd अमेंडमेंट से किया गया। 42nd अमेंडमेंट बहुत सारी उसमें नकारात्मक चीजें जोड़ी गई थी, लेकिन वन थिंग वाज वेरी पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट, दैट वाज द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। संविधान में बना, उसके लिए फिर पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। और ट्रिब्यूनल्स की विशेषता क्या होती है? हर ट्रिब्यूनल में देख लीजिए, जितने ट्रिब्यूनल्स, और इसलिए इनका नाम कोर्ट नहीं रखा गया। इसका मतलब है ट्रिब्यूनल की विशेषता से आपको यही पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है? पहला, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं। ट्रिब्यूनल्स कॉम्प्राइजेज ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। अधिकरण में न्यायिक सदस्य भी होंगे, प्रशासनिक होंगे। यानी जिस संस्था में आधे न्यायपालिका के लोग होंगे, आधे प्रशासनिक लोग होंगे, इसे न्यायिक कहा जाए या प्रशासनिक कहा जाए? क्या कहा जाए? इट इज बेटर टू क्वाज़ी जुडिशियल। इसे अधिकरणों का दूसरा नाम क्या है? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक। अब इसी मामले में हम दो आपको एग्जाम्पल, कैट। कैट का मतलब कॉमन एडमिशन टेस्ट नहीं। हम अब देखिए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बता दें। एक बार आपको मेंस एग्जाम में पूछा गया था, अर्धन्यायिक संस्थाओं या अधिकरणों का उदाहरण, ठोस उदाहरण देते हुए बताइए। ठोस उदाहरण का मतलब क्या है? कैट, एनजीटी। कैट, एनजीटी। अब कैट, एनजीटी को आप नहीं बताएंगे हम, भाई अधिकरण ही तो है। अब ये बात आप याद रखिएगा, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब कैट का मूल काम क्या है? आपने देखा होगा, यूपी के आईपीएस ऑफिसर थे अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर का पिछली बार ऐसा मामला था कि सरकार ने गलत तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया था। अब कैट बन गया है, तो पहले क्या था कि वो हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते। अब इसको आसान कैसे बना दिया गया कि वो कैट में जा सकते हैं अपने मामले को लेके। यानी हमारे कैट किन मामलों को डील करेगा? ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज। आप इधर के कैट डजंट डील्स विथ स्टेट सर्वेंट्स। कैट का सरोकार राज्य सेवा के अधिकारियों से नहीं होता। तो आप कहेंगे राज्य सेवा के अधिकारी कौन देखेगा? सेट बनाए अपना, स्टेट अपना ट्रिब्यूनल्स बना ले, उनके लिए सेट का निर्माण हो सकता है, कैट का नहीं। और इसका मतलब है कैट डील्स विथ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। वो अखिल भारतीय सेवकों के सेवा शर्तों, केंद्रीय सेवकों के सेवा शर्तों संबंधी विवादों को हल करता है। अब सेवा शर्त विवाद क्या है? किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी को गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया गया, किसी का पेंशन रोक दिया गया, वो कहां जाएगा? कैट। अब ये कैट में जाने में आसानी क्या है? निर्णय जल्दी आएगा। भाई गए, अब सामान्यतः ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है? टाइम बाउंड डिसीजन होता है, 6 महीने में निर्णय लेकर आप जाइए, पैसा नहीं लगा। और जितने भी ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं उसमें प्रक्रिया का इंपॉर्टेंट नहीं होता, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? आउटकम। तो कैट ऐसे प्रशासनिक मामलों को डील करता है। हाँ, ये बात अलग है। अच्छा, एनजीटी, एनजीटी में देखेंगे। और कैट में क्या है? आधे आईएएस ऑफिसर होते हैं। अगर सोच के देखिए, न्यायपालिका में आईएएस ऑफिसर का होना अजीब सी बात लगती है। इसमें आधे आईएएस ऑफिसर होंगे, और वो जो सीनियर मोस्ट आईएएस होंगे, जो सेक्रेटरी लेवल के आईएएस,
यानी जो 2 साल के भारत सरकार में सचिव पद के रूप में कर चुका हो। और आपको बता दें, हम सारे आईएएस को सेक्रेटरीज के रूप में जाने का मौका नहीं मिल पाता। तो ये बात तो इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ आईएएस अधिकारियों में सचिव पद पे जाने के लिए बड़ी होड़ लगती है। तो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ही सचिव बनता है, सेक्रेटरी। तो जिसने 2 साल के रूप सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुका, वो कैट में जाएगा, आईएएस रहेगा, और उसके साथ उसमें रहेगा जज, उसमें जज रहेगा, या ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज होने के लिए क्वालिफाइड है। इसीलिए हमने कहा जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोथ द मेंबर्स। एनजीटी में क्या है, क्योंकि एनजीटी पर्यावरण के मामलों से डील करती है। जब हमारे यहाँ 2010 में अलग से एनजीटी बनाई गई, 2010 में, अब मेंस में तो कभी, ऑप्शनल में तो कभी से सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन जीएस के सवाल के ट्रेंड को आप देखिए। जिस साल कैट बना था, जिस साल एनजीटी बनी थी, उस साल एग्जाम में पूछ दिया गया था। लेकिन उसके बाद वो एनजीटी नहीं पूछेगा, कैट नहीं पूछेगा, वो लगातार ट्रिब्यूनल्स की विशेषता पे कोई न कोई सवाल पूछ रहा है। इससे ट्रेंड ये बनता है, कोई नई संस्था जाएगी तो आपसे पूछ लेगा। जैसे जिस साल आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उस साल उसने एग्जाम में पूछ लिया। क्योंकि जीएस की बातें ज्यादातौर पे या तो कंटेम्प्रेरी होंगी या कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज होगी, एप्लीकेशन वाला। तो एनजीटी, अच्छा ये भी आपको याद रहते हैं, हमारे देश में 50 ट्रिब्यूनल्स हैं। अब देखिए पढ़ने में लिमिटेशन क्या होता है, 50 ट्रिब्यूनल्स हैं, लेकिन हम एक ही 2 ट्रिब्यूनल को बार बार न्यूज़पेपर में देखते हैं। अगर अपने खुदा न खास्ता क्या किया कि 50 ट्रिब्यूनल के पीछे पड़ गए, तो उसमें क्या हो, कोर सेक्शन खत्म। ये पढ़ाई को व्यर्थ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। क्या 50 ट्रिब्यूनल्स पढ़िए, हाँ केवल ट्रिब्यूनल पढ़ना हो तो 50 पढ़ सकते हैं। केवल ट्रिब्यूनल तो पढ़ना नहीं, हमें पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, कितना बड़ा सिलेबस हमारा है। इसे पॉलिटी में ज्यादा दिल लगी कर, किसी विषय में ज्यादा अटैचमेंट नहीं, जितना आवश्यकता उतना, जितना पेपर उतना। आप देख लीजिए हिस्ट्री में दो सवाल आ रहा है, तो अगर आप उसके लिए 10 दिन दे रहे हैं, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल डिसीजन। जैसे मैं आपको जैसे कैसे हम गेस करते हैं चीजों को, आप जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट का दारा सिकों से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, औरंगजेब से नहीं रहेगा। तो कल्चर में सवाल पूछेगा, अगर मेडिवल हिस्ट्री में सवाल पूछेगा, वो दारा सिकों से पूछेगा। ये ट्रेंड अगर आप गेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि करंट चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। कल्चर से ज्यादा सवाल होगा बजाय हिस्ट्री से। और इंडियन हिस्ट्री में कहां से होगा, सुभाष चंद्र बोस से, नेहरू से नहीं होगा। दिस इज अ फैक्ट। आप पेपर पलट के देखिएगा, अब बिलावज आप नेहरू के पीछे पड़े हुए, नहीं पूछेगा यार नेहरू के पीछे। आप देख लीजिए पेपर। अच्छा 2-3 साल का ट्रेंड ऐसा बता रहा है, नहीं बता रहा? क्या सीखा फिर पेपर से? देखो ये बार बार पेपर देखिए, बारीक तरीके से पेपर देखिए। बीजेपी सरकार के पहले कभी भी आर्टिकल 370 से मेंस में सवाल पूछा ही नहीं गया। पहली बार मेरी याददाश्त में जम्मू कश्मीर को कभी सवाल में का विषय नहीं होता। 370 आज फर्स्ट टाइम समान नागरिक संहिता पहली बार सवाल पूछा गया बीजेपी रिजीम में। इसका मतलब सरकार बदलने के साथ एग्जामिनर बदलता है। कुछ सीखा कि नहीं सीखा? क्या सीखा? अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? और बिला वजह बोझ लिए पड़े, सब पढ़े जा रहे हैं, अकबर से लेके जहांगीर से लेके पता नहीं क्या क्या। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं पूछेगा यार, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? टेक द डिसीजन। ये बात आप जानते हैं। नाउ राइटिस्ट बिंग इज एसोसिएट विद कॉपी चेकिंग, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही। एनजीटी, एनजीटी में आधे पर्यावरणीय विशेषज्ञ हैं, आधे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और आधे कौन है, रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स आप देखेंगे हर में रेशियो यही रहेगा। तो ट्रिब्यूनल्स में क्या होगा, इसलिए इट इज ऑल्सो ट्रिब्यूनल्स एट सेम टाइम इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। ये अर्धन्यायिक संस्था भी। अर्धन्यायिक का मतलब है इसका आधा काम न्यायपालिका जैसा है, आधा काम प्रशासन। तो आप ये कहेंगे यार फिर हम अर्ध प्रशासनिक क्यों नहीं कहें, क्योंकि झुका हुआ है न्यायपालिका की तरफ, झुका हुआ है न्यायपालिका की तरफ, तो इसमें ज्यादा एलिमेंट न्यायपालिका के हैं, इसलिए क्या करते हैं अर्धन्यायिक। और कहें कैसे झुका हुआ है, तो एग्जाम्पल आपको बता देंगे। दूसरा पॉइंट,
ट्रिब्यूनल्स की दूसरी विशेषता क्या है कि ये नेचुरल जस्टिस के आधार पर काम करते हैं। प्राकृतिक न्याय यानी प्रक्रियाओं को सरल रूप में अपनाने पर काम करते हैं। They believe in the principle of nature. ये प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर काम करते हैं। इसका मतलब है सीआरपीसी नहीं, एविडेंस एक्ट नहीं, सीधी सी बात है, सीधे जाइए कि मामला हल करने पर बल है, प्रक्रिया पे नहीं। इसीलिए और प्राकृतिक न्याय का मतलब आपको पहले बता दिया मैंने, नेचुरल जस्टिस यानी हर व्यक्ति को सुनने का मौका मिलेगा, सजा अपराध से ज्यादा नहीं होगी और सजा देने वाले व्यक्ति आधिकारिक होगा। तो प्राकृतिक न्याय का मतलब कोई चीज लिखित हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सही हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तीसरा किससे बल देते हैं, क्या ट्रिब्यूनल से? आप याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल्स और अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्रीज। इन पे मंत्रालयों का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसमें मंत्रालयों का प्रशासनिक नियंत्रण होगा, जैसे एनजीटी पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, कैट कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। ट्रिब्यूनल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, अपने मंत्रालयों के अंतर्गत होते हैं, जबकि सारे न्यायालय किसके अंतर्गत होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तीसरा, एक बात बहुत ध्यान से देने की है, ट्रिब्यूनल्स आर ओनली ऑर्गेनाइज फॉर द सिविल मैटर्स, नॉट एट ऑल फॉर क्रिमिनल मैटर्स। जितने भी ऑल्टरनेटिव जुडिशियल सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जितने भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, दे आर नॉट एट ऑल फॉर द क्रिमिनल मैटर्स, इट ओनली डील्स विद द सिविल मैटर्स। ट्रिब्यूनल्स में सिविल मैटर की बात ही होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि हम ट्रिब्यूनल्स के द्वारा प्रोसीजर को नीचे करना चाहते हैं, निर्णय टाइम बाउंड रूप में देना चाहते हैं। जैसे कि एनजीटी 6 महीने के भीतर अपना डिसीजन दे देगी, 6 महीने के भीतर, उससे एक्सटेंड अप नहीं कर सकते। इसलिए ट्रिब्यूनल्स हम क्यों बनाते हैं? टाइम बाउंड डिसीजन आ जाए, जल्दी आ जाए, कॉस्टली ना हो। लेकिन अब प्रोसीजर को हम पीछे करें, परिणाम जल्दी है। और सही मायने में हम ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं कि सिविल मैटर्स का मतलब है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमने क्रिमिनल मैटर में प्रोसीजर पीछे कर दिया, मिसयूज के बहुत चांसेस रहेंगे। इसे क्रिमिनल मैटर को इजी डिस्पोजल के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। क्रिमिनल मैटर्स में हम प्रोसीजर को पीछे नहीं कर सकते, और प्रोसीजर पीछे कर दिया, देयर इज हाई चांस ऑफ मिसयूज। इसलिए क्रिमिनल मामले में कभी भी न्याय के वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग नहीं होता। आप कहेंगे कि क्रिमिनल मामले में आर्बिट्रेशन का प्रयोग कर लिया जाए, नो। क्रिमिनल मामले में लोक अदालत, नो। क्रिमिनल मामले में ट्रिब्यूनल्स, नॉट एट ऑल। याद रखिए, सारे तरीके सिविल झगड़ों को हल करने के लिए हैं। क्रिमिनल में एक ही तरीका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है, जैसे कि जो फास्ट ट्रेन है, जो ट्रेन 18 है, उसी पटरी पे चलती है, उसके लिए नई पटरी बनी है, पटरी वही है, लेकिन अब खास तौर पे देखेंगे, उसके स्टॉप नहीं है, स्पीड तेज है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब कोर्ट वही होगा, जज वही होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा एडजमेंट नहीं होगा। सामान्य कोर्ट में क्या होता है, कभी हम गए तो हमारा विपक्षी नहीं है, कभी हमारा विपक्षी है तो वकील नहीं है, कभी वकील और हम दोनों आए, जज नहीं है,
और कभी हम वकील जज तीनों आए तो कोर्ट में हड़ताल हो गया। कोर्ट में दोस्तों पहले पे 5-6 महीने पे एक डेट आएगी और डेट में 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, मामला बस जाएंगे आएंगे। यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, रोज रोज सुनवाई होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो महिला के साथ यहाँ पे दुर्घटना हो गई थी, कौन सा इशू था, निर्भया में, 1 साल में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था। इट इज बिकॉज ऑफ फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसीजर बनाए रखेंगे, जज वही रहेगा, जस्टिस सिस्टम वही रहेगा, बस उसको हम डेली बेसिस पे सुनवाई करेंगे। याद रखिए हमारे पूरी न्यायपालिका ही फास्ट ट्रैक चलनी चाहिए। आज 5G का जमाना रहा है दोस्तों, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं और हम हाई स्पीड नेटवर्क चला रहे हैं, तो हाई स्पीड जुडिशरी होनी चाहिए कि नहीं? सच पूछिए, जुडिशरी तो फास्ट ट्रैक ही होनी चाहिए। इन सवाल ही हमारे पास अब इतनी रिसोर्सेज हैं नहीं। सरकार के पास पैसा सीमित है, जो पैसा बच रहा है दलिया खिलाए, तो वॉशरूम बनवाए कि हाई स्पीड न्याय करे। हम गरीब देश के लोग हैं दोस्तों, सच बात है। धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट में क्या है, ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशलिस्ट इन नेचर। ये विशेषज्ञ होते हैं। ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशलिस्ट इन नेचर। अच्छा, ये विशेषज्ञ क्यों होते हैं? विशेषज्ञ इसलिए कि वो, ध्यान से आप देखेंगे, कोर्ट में कोई भी किराए का मामला हो तो हाई कोर्ट, चुनाव झगड़ा हो तो हाई कोर्ट, पर्यावरण का मामला हो तो हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट तो जज है, शक्तिमान है। यानी सामान्य कोर्ट में हर मामले हम ले जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स में पर्यावरण के लिए एनजीटी, इनकम टैक्स के लिए अलग, और 323A में देयर इज ओनली प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। 323B में औद्योगिक विवाद, श्रमिक विवाद, चुनाव विवाद, और हमारे 323B में जो ट्रिब्यूनल्स बताए गए उसके अलावा एनजीटी 323B में भी नहीं था, तो हमने उसको फिर अलग बनाया। साइबर क्राइम, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, हमने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स ऐसे बना दिए 323B में नहीं थे। लेकिन आप देखेंगे ट्रिब्यूनल्स आर ऑलवेज स्पेशलाइज इन नेचर। आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल होगा वो अलग ही होगा, रियल एस्टेट का अलग होगा, साइबर क्राइम का अलग होगा। ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशलिस्ट इन नेचर, और इसीलिए ये मामले को ज्यादा अच्छी तरीके से हल करते हैं। और आप याद रखिए, वाई स्पेशलिस्ट? अब देखिए कैसे आपकी कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है जब किसी विषय को आप लिखते हैं। आपने सुना होगा कि यूपीएससी में भी हो रहा है कि लेटरल एंट्री। वाई लेटरल एंट्री? नाउ वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, और जब हम इन सब चीजों में रह रहे हैं तो आप याद रखिए वी नीड स्पेशलाइजेशन इन ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए ट्रिब्यूनल्स भी आवश्यक है। तो जब आप आर्गुमेंट आप लिखते हैं, देखिए मेंस में तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन घुमा घुमा के आप लिख देंगे, अगर आपकी इंटरकनेक्टिविटी की स्किल है तो। हाँ, पीटी में थोड़ा बारीक तरीके से देखना पड़ता है। ए ट्रिब्यूनल्स, वाई ट्रिब्यूनल्स। अब बताइए, अब इसे क्या अलग बताने की आवश्यकता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशरी? एक एक विशेषता जुडिशरी को अलग अलग करती है। जुडिशियम क्या होगा? केवल यहाँ पे नहीं चलेगा, जुडिशियम नहीं चलेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता मंत्रालय का, ये ऑटोनॉमस होते हैं। जजेज आर ऑटोनॉमस, भाई इनका अपॉइंटमेंट कोलिजियम के द्वारा होता है, पूरा ऑटोनॉमस होते हैं। सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर भी लेते हैं। स्पेशलिस्ट नो। तो हमने ट्रिब्यूनल्स की विशेषता बता दी, तो अपने आप में जजेस से अलग हो गया। आलोचना और सुधार क्या है? लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म एंड हाउ वी कैन सजेस्ट सम रिफॉर्म्स। आलोचना और सुधार किस्म के हैं?
देखिए, पहला जो क्रिटिसिज्म होता है कि वी आर अंडरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहली आलोचना होती है कि हम न्यायपालिका के स्वायत्तता को खतरा पहुंचा रहे हैं। तो पहला आलोचना हर ट्रिब्यूनल के लिए आलोचना है कि कोई भी ट्रिब्यूनल आ जाए, कोई ट्रिब्यूनल जाए विशेषता एक जैसी है, कोई ट्रिब्यूनल जाए आवश्यकता एक जैसी है, आलोचना भी एक जैसी है। और देखिए, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक स्वतंत्रता आधारभूत ढांचे का भाग है। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से आप कहेंगे न्यायिक स्वतंत्रता ऐसे कैसे प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहां मेंबर्स का अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री करती है, मेंबर्स के अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री द्वारा किए जाते हैं और सेवा शर्तें मंत्रालय ही तय करता है। सेवा शर्तें मंत्रालय तय करता है, इसका मतलब है मंत्रालय जिसको चाहेगा जज बनाएगा, जिसको चाहेगा नहीं बनाएगा। तो जिनको मंत्रालय बनाएगा वो तो मंत्रालय के फेवर में काम करेंगे। इसका मतलब है ट्रिब्यूनल्स दे आर अंडर द मिनिस्ट्रीज एंड जजेस आर ऑटोनमस फ्रॉम मिनिस्ट्रीज। और इससे आप कहेंगे अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, फिर से न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे प्रभावित हो रही है। ट्रिब्यूनल्स को हमने वही तो काम दिया जो पहले न्यायपालिका देखती थी। भाई अब से पता चला सिविल सर्विसेज का मामला है तो हम ट्रिब्यूनल्स को दे दिया। तो जो काम पहले न्यायपालिका देखती थी वो हमें ट्रांसफर किसको कर दिया, ट्रिब्यूनल्स को, और ट्रिब्यूनल्स की सारी प्रक्रिया आसान बना दी। इसलिए एनजीटी के पहले पर्यावरण के मामलों को ग्रीन बेंच में स्वयं सुप्रीम कोर्ट देखता था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का पहले काम बांट किसको दे दिया और इसको मंत्रालय के नीचे रख दिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हुई या नहीं हुई? हुई। पहला पॉइंट लोग ये बोलते हैं। दूसरा, ट्रिब्यूनल्स आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये शक्ति पृथक्करण के खिलाफ है। Tribunals are against the principle of separation of power. ये शक्ति पृथक्करण के खिलाफ है। और आप कहेंगे शक्ति पृथक्करण के खिलाफ कैसे है? याद रखिए, न्यायपालिका इधर है, कार्यपालिका इधर है, अलग अलग होना चाहिए, एक ही साथ बैठना चाहिए। और एक ही साथ बैठेंगे, आप समझ रहे हैं, ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इनका एक साथ बैठना, दिस इज नॉट अ वाइज। तो लोग कह रहे भाई, यानी हमारी संविधान की व्यवस्था क्या है? जुडिशरी इज देयर टू चेक, मेंटेनिंग चेक ओवर एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका का निर्माण तो इसलिए किया है कार्यपालिका पर नियंत्रण बना रहे। और जब कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही साथ बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम कहां पे आएगी? दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नॉट ओनली इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर। अब पता चला कि जिसको चौकीदारी करना था वो मालिक से मिल गया, तो चौकीदारी हो गया मिलके सबका साथ, बंटवारा होगा दोस्तों। ये सेटल कर लेंगे तो कुछ मामला तुम ले लो, कुछ हम ले लें, अपना एंजॉयमेंट होता रहे, साथ साथ खाते रहे, खाओ, और हो गया मामला दोस्तों। प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है। तीसरा, ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण अधिकरणों पर अलग अलग मंत्रालयों के नियंत्रण के कारण, बिकॉज ऑफ ट्रिब्यूनल पर अलग अलग मंत्रालयों के नियंत्रण के कारण इनके बीच समन्वय तथा सामंजस्य का अभाव होता है।
अलग अलग मंत्रालयों पर नियंत्रण कारण इनके बीच समन्वय तथा सामंजस्य का अभाव होता है. There is lack of coordination and harmony in the tribunals because separate department controls over the tribunals. जबकि आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय पर एक ही मंत्रालय है, विधि और न्याय मंत्रालय. ये समस्याएं हैं. लेकिन दोस्तों, जो समस्याएं बताई गई ये सही हो सकती है और हर चीज की आलोचना तो हम कर सकते हैं. नथिंग इज बियॉन्ड फ्रॉम क्रिटिसिज्म. और आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए इस आलोचना का एक एक करके हमारे पास जवाब है. और आपको याद दिला दें ये बात क्यों ठीक नहीं है. वाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल इज नॉट कॉम्प्रोमाइज. फर्स्ट रीजन, जब हम आलोचना बताई जाती थी, आप जानते हैं सरकार ने अगर ऐसा काम किया, सरकार में बैठे लोग कम से कम हमसे ज्यादा ही बुद्धिमान हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, और सरकार के पास तो एक्सपर्ट भी हैं, लॉयर्स भी हैं, आईएएस भी हैं. तो दे आर हैविंग द पैनल बेंचेस ऑफ ग्रुप्स. अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारी छोटी बुद्धि से तो बहुत आगे है वो. इसलिए हम केवल आलोचना न करें, बल्कि समझ को भी देखें कि विजन क्या है. अब बताइए इसके पास क्या विकल्प है. अगर हम ऐसा नहीं करते तो परंपरागत न्यायपालिका कोलैप्स हो जाती. इनके बनाने के बावजूद ऐसा काम किया गया है कि अभी न्यायपालिका के सामने पेंडिंग मामले बढ़ रहे हैं. वैसे बहुत होशियारी से आप देखेंगे हमारे राजनेता इतने होशियार हैं, इन्होंने क्या किया, सारे ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं. इलेक्शन डिस्प्यूट को हल करने के लिए आज तक ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाया गया. क्यों? क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट को हल करने के ट्रिब्यूनल होगा तो मामला निर्णय जल्दी आ जाएगा. निर्णय जल्दी आ जाना किसके नुकसान में होगा? दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारे कुछ लोगों के फेवर में है कि निर्णय जल्दी ना आए. और इसलिए अभी उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा दो, 1 साल के भीतर सारे दागी नेताओं के खिलाफ निर्णय है. लेकिन 1 साल हो गया, कोई डिसीजन आ नहीं पाया. इतना आसान नहीं है मामला कर देना. इसलिए देखिए हमारे नेता बंधु सारा काम अपने फेवर में रखते हैं. ये खास बात है इनकी. दूसरी बात आप देखेंगे, वाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल इज नॉट कॉम्प्रोमाइज. उत्तर पहला है. पहला उत्तर ये है, हर ट्रिब्यूनल का हेड जज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नहीं होता. आर्गुमेंट हम दे, पहला आर्गुमेंट का अपोजिशन क्या है कि वाई द इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स इज नॉट कॉम्प्रोमाइज. तो उसका उत्तर क्या है, हर ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन होगा? जज. प्रशासनिक मेंबर कभी भी ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन नहीं होता. इट मीन्स दैट मेंटेन्स द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी. पहला अधिकरण का मुखिया न्यायाधीश होता है. अधिकरण का मुखिया न्यायाधीश होता है पहला. अच्छा, दूसरी बात है, सेकंड आर्गुमेंट है, वाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल कॉम्प्रोमाइज. अधिकरण के दिए गए निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में होती है. द फाइनल अपेलेट अथॉरिटी इज स्टिल सुप्रीम कोर्ट. तो अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में होती है. अब जो लोग भी पीटी एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे अपेक्षा है कि अब एनजीटी किताब में लिखे देख लीजिए कि कैसे अपील हो सकती है. एनजीटी के डिसीजन से विद इन 90 डेज, 90 दिन के भीतर अपील होती है. और लेकिन एक खास तो अब बताइए, कैट के निर्णय से अपील कहां होती है? कैट के डिसीजन से अपील कहां होती है? अब दोस्तों अगर आप सोचते हो कि ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा तो फिर गड़बड़ है. फिर कैट के डिसीजन अपील हाई कोर्ट होती है. एल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, अगर कैट के डिसीजन अपील सुप्रीम कोर्ट हो गई, दिस इज अंडरमाइनिंग आर्टिकल 226. तो कैट के एनजीटी के डिसीजन से अपील सुप्रीम कोर्ट होगी. कैट ऐसा ट्रिब्यूनल है जिसके डिसीजन अपील हाई कोर्ट में होगी. आप किताब में लिखा गया है हाई कोर्ट में होगी. इसलिए इसका मतलब है
कि देयर इज अ अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ जुडिशरी ओवर द ट्रिब्यूनल्स। थर्ड एंड लास्ट, आप याद रखिए, जो लोग भी कहते हैं इट इज गुड अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, अब बताइए शासन में सभी अंगों के बीच समन्वय सामंजस्य होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए? समन्वय सामंजस्य। ये कहना कि अलगाव होना चाहिए, अलगाव नहीं ना, अरे समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। और समन्वय सामंजस्य कैसे होगा? इसे कार्यपालिका विधायिका शासन के एक ही अंग के लोग हैं, इसे आपस में देयर मस्ट बी हार्मोनी एंड कंट्रोल। इसे सही पूछिए, अधिकरणों की आलोचना के बजाय उनको रिफॉर्म करने की बात करनी चाहिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए वाई क्या किया जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अधिकरणों को हाउ वी कैन मेंटेन मोर पावरफुल ट्रिब्यूनल्स, पहला। इसलिए निष्कर्ष क्या है? अधिकरणों की आलोचना के बजाय अधिकरणों को हमें और पावरफुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अधिकरणों की आलोचना के बजाय हमें अधिकरणों को ज्यादा पावरफुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे होगा? उसमें दो तीन बातें सरकार को ध्यान रखना चाहिए। पहला, अधिकरणों में वैकेंसी नहीं होनी चाहिए जो लगातार रहती है। इवन द वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स मस्ट बी फुलफिल्ड विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क। अधिकरणों में होने वाली जो वैकेंसी होती है, जो रिक्तियां होती हैं, उसको तात्कालिक रूप में भरा जाए, जल्दी से जल्दी भरा जाए। एक अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात भी एक और भी हम आर्गुमेंट दे सकते हैं कि वाई इवन ट्रिब्यूनल्स आर इंडिपेंडेंट, किसी भी ट्रिब्यूनल के जज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार किसी ट्रिब्यूनल के मेंबर को हटाने के लिए ऐसा नहीं कि मनमानी हटा देगी। एनजीटी को हटाना हो, कैट का हटाना हो, तो देयर इज ए नीड ऑफ एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो देयर इज ए लेस इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो पहला ये है वैकेंसी जल्दी भरा जाए। दूसरा है सजेशन ये है कि सभी अधिकरणों को विधि मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाए। ईच एंड एवरी ट्रिब्यूनल्स should be kept under one parental ministry, that should be Ministry of Law and Justice. सभी ट्रिब्यूनल को विधि मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाए। सभी ट्रिब्यूनल को विधि मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाए। और एक बात आप फिर देखेंगे कि अभी भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ट्रिब्यूनल्स की संख्या कम है, प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे कैट की बेंचेस कम है। भाई इतने बड़े देश में 17 बेंचेस हो जाना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। और अभी तो आप देखेंगे ट्रिब्यूनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सारे कैट के ट्रिब्यूनल्स लगभग हाई कोर्ट की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। और एनजीटी, भोपाल में जो एनजीटी का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गेस्ट हाउस में। तो पता है जज के लिए कमरा ही नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो कौन सा न्यायालय दोस्तों? अब बताइए, एनजीटी के रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ गए हैं? एनजीटी के रीजनल बेंचेस कहाँ कहाँ हैं? क्या अब मुंह में बोल रहे हैं? भजन थोड़े मुंह में बोल रहे हैं क्या? अब दोस्तों, अब अपेक्षा करते हैं कि मैं भी आपके बदले यही याद कर लूं? मैं याद कर लूं सब कुछ? दिस इज द कंडीशन विच मस्ट बी रिड्रेस। अधिकरण को तो हम बाद में दुरुस्त करेंगे, पहले अपने आप को दुरुस्त करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए ये आप इसको, मुझे लगता है कभी, मुझे यही मान चल रहा हूँ, कभी न्यायपालिका तक शायद पहुंचे नहीं होंगे। ऐसा है क्या? पढ़ते पढ़ते अब देखिए, आप याद रखने के तरीका को बता दें कि कहां कहां, यू नो द चेन्नई सुपर किंग,
तो वही एनजीटी होगा, चेन्नई सुपर किंग पास होगा ही नहीं होगा? होगा ही होगा। और मुंबई इंडियंस में अगर मामला ना हो तो बात बनेगी नहीं। तो मुंबई, अच्छा मुंबई इंडियंस या पुणे वॉरियर्स? तो पहले चेन्नई सुपर किंग के पास जाएंगे, उसके बाद पुणे वॉरियर्स, तो मुंबई पुणे हो गया। अच्छा सॉरी, चेन्नई पुणे हो गया, मुंबई इज नॉट द सेंटर। भाई मुंबई मेट्रो है, वहाँ हाई कोर्ट पहले से है, तो हमने क्या रखा है? पुणे में। रीजनल बेंच चेन्नई में है, पुणे में है। दूसरा, दिल्ली में तो हर चीज होगा, तो दिल्ली में तो प्रिंसिपल बेंच ही है। उसके बाद मध्य प्रदेश नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। भोपाल, पाल नहीं, भोपाल। भोपाल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, इंडिया का दिल क्या है? मध्य प्रदेश। प्रदेश में सबसे मध्य में कौन है? तो भोपाल में होगा ही। बाकी कहां बचा? और दोस्तों, दीदी से नहीं मिला तो पॉलिटिक्स नहीं देखा आपने। फायर बर्न पॉलिटिक्स, तो ईस्ट में है कोलकाता, वेस्ट में पुणे, साउथ में, सेंट्रल में भोपाल, और दिल्ली प्रिंसिपल बेंच। ये बातें दोस्तों याद करनी पड़ेगी आपको, या मैं ही याद कर लूं आपके बदले में? तो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आपसे फैक्ट पे ध्यान दीजिए, बेसिक फैक्ट। अब फैक्ट हम क्या बताना है दोस्तों, बताइए। अब बताइए, अब आपसे हम अगला पूछें। ये ट्रिब्यूनल्स हो गया, अब लोक अदालत ही बताना है आपको। अच्छा, थोड़ा लोक अदालत आपको बता देते हैं। अगला हेडिंग है लोक अदालत। अब ये सब चीजें दोस्तों, हाँ कहा था। अच्छा, खास बात है। अब जैसे कि मान लीजिए कभी आंसर लिखना हो, मेंस में आ जाए, मेंस और पीटी के अप्रोच थोड़ा सा फर्क आ जाता है। या कभी लोक अदालत के बारे में मेंस में लिखने को आ जाए, तो आप सीधे लिखेंगे। कैसे शुरू करेंगे? गुड गवर्नेंस से शुरू करेंगे। अब ये सीधे नहीं कि नालसा, सीधे शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ पहली बार लोक अदालतों की शुरुआत हुई गुजरात से। और एक बात याद रखिए, शासन, अब लोक अदालतों को इंट्रोडक्शन देना हो तो हमें साहब जी डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आप लेंगे, विकेंद्रित शासन। विकेंद्रित शासन कैसा होना चाहिए, लोक अदालत का इंट्रोडक्शन यही शुरू होगा। अच्छा, दूसरा बताइए, अब मान लीजिए हाई कोर्ट, किसी राज्य में हाई कोर्ट स्थापित करना है, इसका क्या प्रोसीजर है? संविधान में किसी राज्य में हाई कोर्ट बनाना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप अ हाई कोर्ट? दिस में भी फेवरेट क्वेश्चन फॉर पीटी। आपने किताब में पढ़ा है कि हाई कोर्ट कैसे बनाए जाते हैं? ये आपको होमवर्क है, देख के आइएगा। मैं कहां पे हाई कोर्ट नहीं बनाने की बात चल रही है? तेलंगाना में, आंध्रा में। तो सवाल है कि आंध्रा में नया हाई कोर्ट बन रहा है, तो प्रोसीजर तो पता होना चाहिए कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। राष्ट्रपति करेगा, पार्लियामेंट करेगी, कौन करेगा? अच्छा, ये आप देख के आइएगा। दूसरी बात, अब मान लीजिए कभी लोक अदालत के, याद रखिए, लोक अदालत की बात आ जाए तो कैसे कॉन्सेप्चुअल लिखने में, कॉन्सेप्चुअल कैसे बनाएंगे? निदेशक तत्व, बिकॉज इंडियन स्टेट इज वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट एंड गुड गवर्नेंस बिलीव दैट गवर्नेंस मस्ट बी सिटीजन सेंट्रिक। सुशासन का मूल सिद्धांत क्या है? शासन नागरिक केंद्रित होना चाहिए। तो मेंस में बस वही थोड़ा लपेटने की आयत होनी चाहिए। सीधा नहीं शुरू कर दिया कि 1985 में पहली बार गुजरात में लोक अदालतों की शुरुआत हुई, और 1985 में पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया? नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा, 1987, राजीव गांधी सरकार के द्वारा। सॉरी। तो हमारे यहाँ कैट के बारे में जो प्रावधान किया गया था वो 85 में था। पहली बार कैट को सेटअप किया गया 85 में,
87 में नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट और नालसा के बारे में आपको बहुत जानना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए सब बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और नालसा काम केवल लोक अदालतों का सुपरविजन नहीं है। नालसा का चेयरपर्सन पेट्रन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नालसा का मूल काम क्या है? व्हिच इज रिटन इन आवर डीपीएसपी, फ्री लीगल एड। हमारे यहाँ निदेशक तत्व का अध्याय है कि लोगों को निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार दिया जाएगा। और वाई दिस फ्री लीगल एड इज वेरी इंपॉर्टेंट? निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आना चाहिए फंडामेंटल राइट में? फंडामेंटल राइट में निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार कहां पे आना चाहिए? कहां पे? विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। याद रखिए, विधि के समक्ष समानता तभी होगी जब विधि के समक्ष हम समान है, लेकिन हमारे पास वकील है ही नहीं है। तब तो हमें न चाहते हुए हो सकता है अपने आप को हम न बचा पाए। इसलिए नालसा देयर इज ए रिलेशन। अब आप देखेंगे आर्टिकल 14 को सब एग्जामिनर पूछेगा तो अभी अप्लाइड। और आर्टिकल 14 का एप्लीकेशन क्या बनता है? नालसा से। और नालसा का मूल काम क्या है कि जो भी भारत में नालसा के लोक अदालतों को चलाता ही है। लोक अदालतों के अलावा इसका जो अगला काम है फ्री लीगल एड करता है। संयुक्त से पिछले साल मैंने कई जगह जो जैसे कहीं प्रदर्शनी में गया, कहीं पुस्तकालय बुक फेयर में गया, तो वहां मैंने हर जगह नालसा के स्टॉल देखे। तो स्टॉल से उनके पास गया भी कि भाई आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि वी प्रोवाइड फ्री लीगल एड। हमने कैसे फ्री लीगल एड करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए लोक अदालत हमारा अलग चलता है, लोक अदालत अलग चलता है। उसके अलावा जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्ट में मामले चल रहे हैं, क्योंकि हर मामला लोक अदालत में जा नहीं सकता, क्योंकि लोक अदालत में सिविल मामला जाएगा। अब किसी गरीब परिवार का जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है, विमेन है, तो उसके लिए फिर हम फ्री लीगल एड देते हैं। फ्री लीगल एड का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वकील देना। ये नालसा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो कह दिया फ्री लीगल एड दैट इज ऑल्सो फॉर स्ट्रेंथनिंग आर्टिकल 14। भाई विधि के समक्ष समानता कैसी होगी? इसका मतलब है सभी लोगों के लिए लॉ समान हो जाना पर्याप्त नहीं है। सभी लोग लॉ समान हो जाना पर्याप्त नहीं है, उसका एक्सेस भी तो होना चाहिए। एक्सेस भी तो होना चाहिए। पता था, इसलिए अमर सेन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि फॉर मेकिंग कैपेबिलिटी। अब पता चला किसी व्यक्ति को हमने साइकिल दे दी, लेकिन वो विकलांग है, साइकिल चला ही नहीं सकता, तो उसके लिए साइकिल का एक्सेस हुआ ही नहीं। इस वजह से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे इसका एप्लीकेशन बनता है। नालसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नालसा से ही हमारे यहाँ लोक अदालतों की स्थापना को वैधानिक स्वरूप दिया गया, लीगल स्वरूप हो गया। तो नाउ लोक अदालत आर देयर स्टैट्यूटरी इन नेचर। ये वैधानिक अपने स्वभाव में है और पार्लियामेंट्री एक्ट से इनका निर्माण किया गया है। और दूसरी बात है, अब आप देखें कहां पे आपको हमेशा, और 2002 में अगेन दैट एक्ट वाज अमेंडेड। 2002 में परमानेंट लोक अदालत का विचार आ गया। लोक अदालत बना गुजरात से, इट बिकेम स्टैट्यूटरी इन 87, इट बिकेम परमानेंट लोक अदालत, इसमें एक्ट में चेंज किया गया, वो बना 2002 से। आप कहेंगे लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में क्या फर्क है? अब फिर मैं कह रहा हूं, अब पॉलिटी पढ़ लिया है आपने, न्यूज़पेपर पे कई बार एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और अब मैंने कई बार ऐसा हर 2 महीने में कैसा एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे जहां पे ये न्यूज आती होगी कि भारत में इस डेट को पर लोक अदालत की घोषणा की जा रही है। यानी हमारे यहां जब कहते हैं परमानेंट लोक अदालत का मतलब क्या है, तो परमानेंट लोक अदालत का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए दिल्ली का मामला है, तो दिल्ली का मामला है और आप देखेंगे नालसा के चीफ ने सारे कोर्ट से मिलकर बात करी। दिल्ली में 3 प्रकार कोर्ट, 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कल्पना करिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन पटियाला हाउस में हाई कोर्ट है, भगवान दास रोड पे सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट है। आप देखेंगे बार बार हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या नालसा के द्वारा ये एडवर्टाइज किया जाता है कि महीने में या 2 महीने में एक दिन फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा, दैट इज डिवोटेड फॉर लोक अदालत। पूरे देश के कोर्ट, हमने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया, अब उच्चतम न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो क्या किया जाएगा, पार्टी से पूछा जाएगा कि वेदर यू एग्री टू ट्रांसफर योर इशू विथ लोक अदालत। यानी जो मामले उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले से चल रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं मामले आप लोक अदालत में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और आप कहेंगे कि लोक अदालत में ट्रांसफर करने से क्या फायदा होगा, ये सारी झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। पहला, इसलिए आप देखेंगे 2-2, 3-3 महीने में भारत के हर कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन होता है। यानी एक दिन के लिए वही कोर्ट लोक अदालत के रूप में बन जाती है। और लोक नाम से क्या दिखता है, लोक, यानी अदालत वकील केंद्रित होनी चाहिए या लोक केंद्रित, न्यायाधीश केंद्रित या लोक केंद्रित। अभी हमारे यहाँ क्या है, न्यायाधीश केंद्रित है, वकील केंद्रित है, लोक केंद्रित नहीं है। और वही जज होगा, लेकिन आप देखेंगे लोक कैसे हो जाएगा, जब प्रक्रिया नहीं रहेगी। लोक अदालत जिस दिन बैठेगी वही जज होगा, एक दिन में 500 मामले हल कर देगा, क्योंकि प्रक्रिया का मैटर नहीं है। क्योंकि इशू किस पे, मामले को हल करने पर, लटकाने पे नहीं। मामले को हल करने पे बल है, लटकाने बल नहीं है। इसलिए हाँ, अब जज अगर सोचेगा किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, किसी वकील को साथ ले सकता है कि मामले को तुरंत सेटल करने के लिए। इसलिए अब वही अगर जज एक दिन 2 महीने में लोक अदालत में बैठ रहा है तो ये परमानेंट लोक अदालत का एग्जाम्पल नहीं है। ये क्या है, एडहॉक लोक अदालत है कि हम 1-1 महीने में, 2-2 महीने में उसी अदालत को चेंज कर देंगे लोक अदालत में, जैसे मामले को जल्दी जल्दी डिस्पोज किया जा सके। लेकिन परमानेंट का मतलब क्या होता है, आपको याद दिला दे, परमानेंट का मतलब है एक ऐसी अदालत बन जाए जो 7 दिन लोक अदालत के रूप में काम करे, महीने या 2 महीने में एक दिन नहीं, 7 दिन लोक अदालत के रूप में काम करे। ये बात आप जानते हैं, 7 दिन जो लोक अदालत के रूप में काम करेगी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो सकता, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, तो क्या काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कई राज्यों में क्या किया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा बना दिया गया है विच इज परमानेंटली डिवोटेड फॉर द लोक अदालत। वो लोक अदालत के रूप में काम करेगा, 7 दिन इसका वही काम होगा, महीने या 2 महीने में एक दिन काम नहीं करेगी। ये फर्क है लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में। दूसरी बात तो आप जानते हैं कि लोक अदालत में केवल सिविल मामले जाते हैं और लोक अदालत में मामले को हल करने पर बल दिया जाता है, इसलिए इसमें कोई फीस नहीं लगती। यदि व्यवहारिक रूप में वकील पैसा ले लेते हैं, हमें सिद्धांत की बात पढ़ना है, व्यवहारिक रूप में नहीं, कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फीस। और इसमें कोई व्यक्ति मामला अपने आपसे भी जाके उसको पैरवी कर सकता है, हमारा ऐसा ऐसा मामला है, क्योंकि इसको तुरंत हल करने पर बल दिया जाता है। एंटायर फोकस इज ओवर सेटलमेंट, प्रक्रिया पे नहीं। और कारण यह है कि 10, 20 साल से मामले चल रहे हैं, इसीलिए कहा गया है देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के निर्णयों से अपील का कोई प्रावधान नहीं है, अपील नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों पार्टी से लिखित लिया जाता है कि आप ये निर्णय आप मानेंगे, क्योंकि दोनों कोर्ट में परेशान हैं, दोनों पैसा कमा रहे हैं, समय कमा रहे हैं, इसलिए ऐसा मामला चलता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष में आपको बता दें कि वेयर एवर वी आर सेटिंग अप लोक अदालत, उच्चतम न्यायालय में होगा तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा, हाई कोर्ट में होगा तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और आप याद रखिए, चूंकि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, तो जनपद न्यायालयों में मान लीजिए एक दिन लोक अदालत गठन करना हो, दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनाउंस करेगा कि लोक अदालत कैसे और कहां बनाई जाए। तो सिविल मामले में इस तरीके से लोक अदालत कार्य करती है।
और हमने फिर कहा कि लोक अदालत की प्रक्रिया नहीं से लोक है, पैसा नहीं से लोक है, और जल्दी मामला हल हो जाएगा इसलिए लोक है। तो ये सारी विशेषताएं उसमें, ये सारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसलिए इट बिकेम लोक अदालत। अगला है आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन। क्या है? लास्ट हेडिंग है। मध्यस्थता और सुलह क्या है? arbitration and reconciliation। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम क्यों लाया जाता है? फिर वही कारण है, ये हर में कारण एक ही है। क्यों लाया जाता है? सारे कारण एक है। अगर आप ये लिखना चाहें कि ये भी क्यों लाया गया, तो कारण एक ही है। दूसरा आप देखेंगे, लोक अदालत में अदालत है, लोक अदालत में अदालत है। अच्छा, आपने ग्राम न्यायालय को भी पढ़ा है? ग्राम न्यायालय क्या है? अदालतों को डिसेंट्रलाइज करने का विचार है, अदालतों को डिसेंट्रलाइज करने का विचार है, जिसे मोबाइल कोर्ट के रूप में भी जानते हैं। और अब बताइए, ग्राम न्यायालय सिविल मामला सुनता है, क्रिमिनल या दोनों? दोनों। तो इसका मतलब है पीटी में यहां सवाल पूछा गया था, इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जामिनर का ध्यान वर्तमान पे ज्यादा है, बजाय कि परंपरागत चीज आपसे पूछेगा। तो जब कहते हैं आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन, अब देखेंगे भारत में इसका पहला प्रयोग हुआ वर्ष 2015 में। तो वर्ष 2015 में पहली बार पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया फॉर आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन, मध्यस्थता और सुलह के लिए। और मध्यस्थता सुलह है क्या? बहुत सिंपल में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। न्यायालय के बाहर जाके सेटलमेंट कर लेना। मध्यस्थता सुलह का सीधा सा मतलब है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और कोर्ट के बाहर सेटलमेंट क्यों किया जाए? क्योंकि हमने बता दिया कोर्ट में सेटलमेंट करने क्या प्रॉब्लम है। अब देख लीजिए, दूसरी बात, किन मामलों में होगा? सिविल मामले में होगा। क्रिमिनल मामले में नहीं होगा ये, क्योंकि हमने कहा कि आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन कई मामलों में लोक अदालत से भी फर्क है, क्योंकि यहाँ अदालत वाली बात ही नहीं है। आप कोर्ट के बाहर जाके मामले को सेटल कर लीजिए। अयोध्या वाला मामला तो अभी आपने देखा होगा, ऐसे हजारों मामले भारत में चल रहे हैं। और इसमें भी अब सवाल है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा, डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज लेंगे, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो हाई कोर्ट के जज लेंगे। आर्बिट्रेशन का प्रयोग मूलतः अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों पक्षों से पूछेंगे कि क्या भाई कोर्ट के बाहर जाके सेटल कर सकते हैं मामले को, क्योंकि 10-20 साल से आप लड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो कोर्ट खुद ही पूछता है कि क्या आप इस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर्स, सुप्रीम कोर्ट विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर्स। ये खुद अपॉइंट कर देगा। और यहां कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगा। और ये बात आप जानते हैं, अभी जो हमारे एक्ट में, पहले एक्ट में क्या था कि 12 महीने के भीतर डिसीजन दिया जाएगा। तब जितने चाहे लोक अदालत होंगे, ट्रिब्यूनल्स होंगे, उन सबका एक पर्पज है, स्पीडी जस्टिस। तो
अभी तो एक्ट में ये कहा गया है कि आप कहेंगे निर्णय कितने दिन में दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी। बस एक फर्क है, यानी निर्णय 1 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है। लेकिन एक फर्क है, यहाँ पे पक्ष को आर्बिट्रेटर की फीस देनी पड़ेगी, लोक अदालत में फीस नहीं देनी पड़ती। लोक अदालत में वही न्यायाधीश बैठता है, आप याद रखिए, लोक अदालत में वही न्यायाधीश बैठता है। यद्यपि लोक अदालत के साथ वो किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता को भी साथ में रखता है, क्योंकि झगड़े को सामाजिक रूप में देखा जाए, केवल वैधानिक रूप में नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा आर्बिट्रेटर रूप में। तो आर्बिट्रेटर कौन होगा? पैनल की लिस्ट बनी होती है, कोई सोशल एक्टिविस्ट, बस उसकी छवि न्यूट्रल होनी चाहिए, वो पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। और बल्कि अभी तो कहा भी गया है कि अभी एक तो कोई लिमिट नहीं है टाइम, जल्दी जल्दी मामले को हल किया जा सकता है। दूसरी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को आर्बिट्रेटर बना रहा है या व्यक्ति खुद पूछा जाएगा कि ये पैनल है, उसमें नाम आप बताओ, लेकिन व्यक्ति को ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि पैनल के मेंबर से उसका कोई रिलेशन है। और दूसरा, आर्बिट्रेटर का डिसीजन कोर्ट के एंटरिम ऑर्डर की तरह होगा। एंटरिम ऑर्डर का मतलब है, अंतरिम आदेश का मतलब है कि जब कोई मामला उच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है तो उस दौरान भी कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या इस पूरे आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन से क्या अपील की जा सकती है? यस, अपील के रास्ते बंद नहीं है लोक अदालतों जैसे, लेकिन अपील ही करना है तो स्वाभाविक रूप में हम यहाँ पे क्यों आए? अपील करना हो तो हम यहाँ क्यों आते? इसे मैटर ऑफ अपील इज ऑलवेज ओपन इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन। और आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा बनाया गया है और मूलतः तो आर्थिक मामलों को हल करने के लिए बनाया गया, इकोनॉमिक डिस्प्यूट को, कमर्शियल डिस्प्यूट को, इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट्स को हल करने के लिए जल्दी जल्दी हल किया जाए। इसका जो मूल उद्देश्य था वो कमर्शियल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट। दूसरा आपने देखा होगा, अच्छा अयोध्या मामले में कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं? 3। नंबर हमेशा ऑड होने चाहिए, इवन नहीं है, 3 हुए हैं। अब देखिए ये करते क्या है, आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन में एक फर्क होता है। तकनीक तौर पर मामले को अनौपचारिक रूप में हल किया जाएगा, जल्दी से हल किया जाएगा, पैसा कम से कम लगेगा, ये सब मामला ठीक होगा। प्रोसीजर का ध्यान नहीं रखा जाएगा, प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो प्रोसीजर से काम करेगी, उसके केस लिस्टिंग होगी, सुनवाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तमाम उसके प्रॉब्लम है, ये सब यहाँ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन बेसिक फर्क है, आर्बिट्रेटर हमेशा डिसीजन देगा, इसे नंबर 3 होती है, 4 5 होगा, डिसीजन दे दीजिएगा और आपके ऊपर है कि मानना है आपको, कहते हैं अपील के रास्ते खुले हैं। रिकंसिलिएशन में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसलिए कई बार इसको कहते हैं वैकल्पिक विवाद का निवारण तंत्र। वैकल्पिक का मतलब है, जैसे आपसे पूछा जाए चाय पियेंगे कॉफी, अल्टरनेटिव, अदर देन टी दैट्स कॉफी। ये फिल्म देखेंगे, अगली फिल्म देखेंगे, ऑल्टरनेटिव। तो परमानेंट न्यायालय का ऑल्टरनेटिव है आर्बिट्रेशन। लेकिन आप देखेंगे रिकंसिलिएशन का मतलब होता है यहां डिसीजन नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको उपाय बताएंगे, विकल्प नंबर 1 है, विकल्प नंबर 2 है, विकल्प नंबर 3 है, डिसीजन नहीं देंगे। अब मान लीजिए कि रिकंसिलिएशन में कोई 3 लोग बैठे, तो 3 लोग मिलकर विवाद में शामिल दोनों पक्षों के सामने 3 विकल्प देंगे। कैसे देंगे? मान लीजिए कि आप दिल्ली में आए और आपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में रहना शुरू कर दिया और सामान सब लोगों ने मिलकर खरीदा, डिस्प्यूट हो गया और पता चला कि अब आप कह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे। अब कैसे गैस सिलेंडर कैसे बांटा जाए? तो व्हाट इज रिकंसिलिएशन? उसमें ऑप्शन ये होगा कि भाई बेड मेज कुर्सी एक व्यक्ति ले ले, गैस दूसरा व्यक्ति ले ले। ऑप्शन पहला ये है। दूसरा ये एक ले, दूसरा पेमेंट कर दे, ऑप्शन बी है। रिकंसिलिएशन का मतलब है कि जो न्यायाधीश होगा, सदस्य होगा, आपको ऑप्शन बताएगा, डिसीजन आपको स्वयं लेना है, डिसीजन आपको स्वयं लेना है। और आपको बता दें कि 2018 में इस एक्ट में फिर से चेंज करने की बात की गई है और ये कहा गया है कि एक ऐसा काउंसिल बना ली जाए, आर्बिट्रेशन काउंसिल, जहां पे
ये पूरे देश में आर्बिट्रेशन कैसे चले, उसकी प्रक्रिया तय करें, उसके प्रोसीजर तय करें, जिससे हम विवादों को जल्दी जल्दी निपटा सकें। अभी तक ये मामला कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हाथों में है। इसलिए देखेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ परंपरागत रूप में जो पंचायती सिस्टम चलता था वो बड़ा उपयोगी था। अब पता चला कि गांव में जमीन का लफड़ा पंचायत के सरपंच मिलकर 4 मिनट में हल कर देते थे, और वही न्यायपालिका में 40 साल में हल नहीं हो पा रहा है। उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर ये क्या है, वही पंच का झगड़ा ही तो है। नाम अंग्रेजी में नया नया आ गया, आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन। अच्छा, कोई विदेशों से कोई चीज आता है तो हमें आकर्षक लगता है, देसी चीज पे तो हम लोड नहीं है। पंचायत मतलब नाम से ऐसा लग रहा है कोई सामान्य बात है। आर्बिट्रेशन, देख रहे हो, आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, इट्स समथिंग वेरी बिग। अरे क्या है, चौपाल पे न्याय है, चौपाल पे दद्दू 2 मिनट में न्याय कर देते थे, हमें देखा हुआ है। 2 पक्ष का सुना, न कोई हलफनामा, न कोई हस्ताक्षर, न कोई सिग्नेचर, 2 मिनट में सीधा न्याय। न्यायपालिका यहीं पे समाप्त, जुडिशरी समाप्त। प्रश्न आपको बता दें। अब अगला टॉपिक क्या, पंचायती राज करें अप्लाइड? पंचायती राज बचा हुआ क्या? अच्छा, अगला टॉपिक पंचायती राज ही पे कर देते हैं, क्योंकि पंचायती राज प्रीलिम्स देने के लिए आपको जरूरी होगा। उसके बाद सारे फिर हमारे अप्लाइड टॉपिक बचेंगे कि न्याय, जाति, धर्म, ये सब अप्लाइड टॉपिक रहेंगे। प्रश्न लिख लीजिए, कोई प्रश्न है क्या हमारे पास? कौन सा प्रश्न दिया है अभी? अब कोई हमसे मनरेगा पूछ रहा है, मनरेगा हम क्या बताएंगे यार, कमाल की बात है। मनरेगा आप लोग पढ़ लेना। अब प्रश्न लिख लीजिए, 1-2 प्रश्न लिख लीजिए। भारत के संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका, संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच विद्यमान प्रमुख विवादों को स्पष्ट कीजिए। Point out the major differences between executive and judiciary in the parliamentary form of democracy. विद्यमान प्रमुख विवादों को स्पष्ट कीजिए तथा इनके बीच किस प्रकार के संबंध लोकतंत्र के लिए सकारात्मक होंगे। के बीच किस प्रकार के संबंध लोकतंत्र के लिए सकारात्मक होंगे। अगला प्रश्न, वर्तमान में न्यायपालिका कार्यपालिका की भांति व्यवहार कर रही है। नाउ जुडिशरी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। वर्तमान में न्यायपालिका कार्यपालिका की भांति व्यवहार कर रही है। इससे संसदीय लोकतंत्र के संचालन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। हाउ इट इज इम्पैक्टिंग ओवर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इससे संसदीय लोकतंत्र के संचालन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न है, आधारभूत ढांचे के कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक गंभीर विवाद आरंभ हो गया। A serious dispute emerged between judiciary and executive due to the principle of basic structure.
आधारभूत ढांचे के कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया, जो अभी भी शासन को प्रभावित कर रहा है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकल एग्जामिन, विच इज स्टिल इम्पैक्टिंग ओवर द गवर्नेंस। जो अभी भी शासन को प्रभावित कर रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो कल आपको पंचायती राज बता देंगे, उसके बाद फिर पंचायती राज रिक्वेस्ट से पढ़ के आइएगा।